नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की है वीडियो मनोविज्ञान के टॉप लेवल के क्वेश्चंस, 50 प्रश्न जो एग्जाम्स को करेंगे धुआं धुआं। हम बताना चाहेंगे इसमें ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो पूरी मनोविज्ञान को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सभी इस निचोड़ को अच्छे से क्लियर करें और एग्जाम में आसानी से क्वेश्चंस को क्रैक कर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। और हर बच्चा ये ना समझे कि हमारा क्वेश्चंस का आंसर क्या है, क्योंकि क्वेश्चंस की श्रृंखला में जो क्वेश्चंस हैं वो वन लाइनर के तौर पे हैं। एक एक क्वेश्चन, एक एक सिद्धांत का यहां पर सटीक विश्लेषण मिलने वाला है। तो पूरी वीडियो को वॉच करें, जितना भी है कंसंट्रेशन बनाए रखें। तो पहला क्वेश्चन हम स्क्रीन पर लेते हैं कि बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है। हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, शिखर तक जाने वाले हैं। तो आंसर क्या चला जाएगा? जीन पियाजे के साथ। क्लियर है? बिल्कुल यहां पर रिवीजन के तौर पर वोर्नविटा वीडियो साबित होगी। तो यहां पर जीन पियाजे ने आप अपने सिद्धांत में 4 स्टेजेस को बताया है: संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। आगे हम चर्चा करेंगे, टेंशन ना लीजिएगा। बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है। सेकंड नंबर पर इस क्वेश्चन को इसलिए रखा है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत बिने ने दिया, द्वि सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया, त्रि सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया, मैं कह सकता हूं। लेकिन संवेगात्मक जो सिद्धांत है ना, वो यहां पर गोलमैन ने दिया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। आगे बात करें नेक्स्ट वन की, बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत किसने दिया है। अब जब हम बात करते हैं संवेगात्मक सिद्धांत तो हम कहते हैं गोलमैन। जब हम कहते हैं कि संरचनात्मक सिद्धांत बुद्धि का किसने दिया है, एक बात याद रखना, ये बुद्धि है और इसी के सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, तो आइजेंक ने दिया है। क्लियर? आइजेंक साहब ने दिया है, तो इस चीज को याद रखें। आगे हम बात करें, स्टेज पर जाएं कि किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है। तो किशोरावस्था में आप सभी जानते हो कि बच्चे समायोजन में यहां पर उनकी कैपेसिटी कम होती है और हम कह सकते हैं कि यौन संबंधी समस्याओं के साथ हर किशोर, हर किशोरी को यहां पर इसका सामना करना पड़ता है। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में ट्रेंड हो चुका है। आगे बात करें, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। मैंने आपसे हमेशा की तरह कहा है कि 3-4 स्टेजेस में हमने पूरे मानव को बांटा है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इसमें 3 प्रमुख अवस्थाएं हैं। जब हम कहते हैं कि शैशवावस्था की बात करें तो इसमें जन्म से 5 साल तक 90% विकास मनुष्य का हो जाता है। और हम कहते हैं कि जो 18 साल होता है वो लगभग क्या होता है, वो 100% शिखर तक पहुंच जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि किशोरावस्था के बाद यह परिपक्व हो जाता है, विकसित हो जाता है। आगे बात करें, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है। अब देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। हमने ये क्वेश्चन कहीं नहीं पढ़ा होगा, किताबों में नहीं मिलता है, क्योंकि एग्जाम में मिलता है। जरूरी नहीं जो चीजें किताबों में हो या टीचर पढ़ाए वो हर क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए। लेकिन ये क्वेश्चन इतना उम्दा है कि शिक्षण की विभिन्न विधियों का प्रयोग बच्चे के ऊपर हम लोग प्रयोग करते हैं। ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें एक अध्यापक बच्चे के ऊपर अपनी विधियों को प्रयोग करता है सबसे ज्यादा? तो वो है बाल्यावस्था। और इस एज की बात करें, क्राइटेरिया की बात करें, 5 से 12। क्लियर? याद रखिए। आगे बात करें, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं। तो यार देखिएगा, जब भी बच्चा तनाव में होता है, तूफान में होता है, मैं कहता हूं किशोरावस्था। बच्चा यौन संबंधी समस्याओं का सामना करता है, बच्चा या किशोरावस्था में है। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, बड़ा बच्चा परेशान है, ठीक है ना, इधर उधर इधर उधर, तो मैं कह सकता हूं कि किशोरावस्था की बात है। यहां पर प्रबल भावनाएं किशोरावस्था का सूचक होती हैं। आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। क्या मैं आपको बताऊं, आप सभी ब्रिलियंट हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन की लिमिट नहीं है कितनी बार टेट एग्जाम में पूछा गया है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार के सिद्धांत से संबंधित है। अगर आप वाकई में शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं तो दोस्तों यहां पर टॉप लेवल के क्वेश्चंस के साथ, टॉप लेवल की डीप व्याख्या के साथ क्वेश्चंस की श्रृंखला में क्लासेस चलती हैं। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि शिक्षक या शिक्षिका बनाना ही मेरा एम है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया मतलब निरंतर चलेगा, तो निरंतरता का सिद्धांत, सिंपल सी बात है, तो आंसर निरंतरता के सिद्धांत के साथ चला जाएगा। आगे बात करें दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। कैसा वाला विज्ञान है भाई? आत्मा का विज्ञान है, या बहुत सारी जो है मनोविज्ञान में हमने इतिहास को खंगाला तो हमने कहा ये प्लेटो, ये अरस्तु, तो मैंने कहा मानव व्यवहार का मनोविज्ञान है। वर्तमान समय में
जो हम यहां पर परमानेंट चलता आ रहा है, अनवरत चलता आ रहा है। आगे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है, यह कथन किसका? अभी इतने टॉप लेवल के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हम बड़ी बड़ी व्याख्याओं के साथ 10-10 ऑप्शंस होंगे, 10-10 यहां पर होंगे, ठीक है ना, कि यह बालक कौन सा है, यह सिद्धांत किसने दिया है, सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। तो जेम्स ड्रेवर के साथ चला जाएगा। जेम्स ड्रेवर ने यह कथन आपको कहा है कि निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है क्या? प्रगतिशील परिवर्तन। यह बात आप याद रखिएगा। लक्ष्य के संबंध में यह जो है विकास के संदर्भ में जेम्स ड्रेवर ने कथन दिया। सीखने का सिद्धांत किसने दिया है? तो सीखने का सिद्धांत बहुत सारे लोगों ने दिया है, लेकिन पहला सिद्धांत किसने दिया है? मिस्टर थॉर्नडाइक ने दिया है, जो है एक अमेरिकी मूल के मनोवैज्ञानिक हैं। आंसर जाएगा थॉर्नडाइक के साथ। अब थोड़े से जनक जान लेते हैं। खेल पद्धति के जनक कौन है? खेल पद्धति के जनक कौन है? मिस्टर किलपैट्रिक है। और इनके साथ ही साथ खेल पद्धति के जनक बहुत सारे लोगों को भी माना जाता है। किलपैट्रिक ना हो तो आप उनको लगाइएगा, है ना। हो सकता है डाल्टन आपके यहां आ जाए, हो सकता है कुक आपके यहां आ जाए, तो टेंशन नहीं लेने का। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? तो ह्यूरिस्टिक पद्धति का मतलब होता है कि खोज विधि। ह्यूरिस्टिक पद्धति का मतलब होता है अन्वेषण विधि। मेरी बात समझ रहे ना। ह्यूरिस्टिक पद्धति का मतलब क्या होता है? खोज विधि होता है। ह्यूरिस्टिक पद्धति का मतलब होता है अन्वेषण विधि होता है। तो मैं आसानी से कह सकता हूं क्या? मैं आसानी से कह सकता हूं आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। क्लियर है। आगे बात करें प्रोजेक्ट पद्धति के जनक। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक को किलपैट्रिक भी माना जाता है। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक किलपैट्रिक नहीं है तो यहां पर उनके संदर्भ में जॉन डेवी को भी लिया जाता है। तो यहां पर आपको याद रखना है, दोनों नाम जॉन डेवी याद रखना है। क्लियर। आगे बात करें अस्थाई मानव दांत के कितने होते हैं? मतलब अस्थाई जो मानव के दांत हैं वह कितने होते हैं? अस्थाई मानव दांत कितने होते हैं मनुष्य के जबड़े में? तो याद रखिएगा 20 होते हैं और अमीनो एसिड की संख्या भी इतनी होती है मनुष्य के शरीर में। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 16। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शिशु के मस्तिष्क का वजन जो होता है वो लगभग 350 ग्राम होता है। यह दिमाग में आप रख लीजिएगा। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम होता है। कितना? लगभग 1400 ग्राम होता है। और एग्जैक्टली की बात करें तो 1350 ग्राम होता है। यह बात आप दिमाग में रख लीजिएगा। जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना करी? यह क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन ट्रेंड कर सकता है क्योंकि किताबों में नहीं है। जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है। जिनेवा की बात करें तो जिनेवा भी स्विट्जरलैंड का पार्ट है, ठीक है ना। मैं सिंपल सी बात कह सकता हूं राजधानी। लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना करी जहां पर हम प्रयोगशाला, लेबोरेटरी क्या कहते हैं? प्रयोगशाला कहते हैं। क्लियर। यह बात आप दिमाग में फिट कर लीजिएगा। प्रयोगशाला की बात करें स्थापना की, जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए, कई प्रयोग मनोविज्ञान के किए। आगे बात करें तो यहां पर 19 नंबर। जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। यह पुस्तक उन्होंने 1923 में लिखी है। यह बात आप याद रखिएगा। क्या लिखी है? जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। 1923 में। सन भी मैंने लिख दिया है टाइप करके अपने वीडियो में, क्योंकि क्वेश्चन बच्चे भूले ना। जीन पियाजे कहां के हैं? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। जीन पियाजे ने क्या दिया है? यहां पर संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है और बच्चे को कई कई स्टेज में बांटकर अध्ययन किया है। आगे बात करें 20 नंबर। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया है। चलो ठीक है। कितनी अवस्थाएं दी हैं? तो मैंने कहा 4 अवस्थाएं दी हैं। मैं उनको देख लेता हूं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की 4 अवस्थाएं बतलाई हैं। पहली है संवेदी गामक या संवेदी गत्यात्मक अवस्था, जन्म से 2 साल की है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल की है। ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल की है। अच्छा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को ठोस अवस्था भी कहते हैं, औपचारिक अवस्था को अमूर्त अवस्था भी कहते हैं, इसलिए याद रखना है, ठीक है ना। तो यहां पर स्टेजेस को पूछ सकता है कि भाई ये स्टेज संवेदी गामक कौन सी है? इसमें इंद्रिय गामक होता है बच्चा। इसमें बच्चा थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है तो 2 से 7 साल की बात करता है। सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन की यहाँ स्टेज को इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बच्चा आरोही अवरोही गणित का प्रयोग कहां पर करता है, वजन का प्रयोग कहां पर करता है, इसमें बच्चा अपनी समस्या का समाधान करता है, ठीक है ना। तो ये सारी अवस्थाएं एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत बढ़िया। और उम्मीद करते हैं जीन पियाजे का सिद्धांत अगर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो सारे सिद्धांत की वीडियो के नीचे लिंक दी है, अच्छे तरीके से पढ़िए। क्योंकि अगर सिद्धांत आपने नहीं पढ़े, जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, है ना, अगर सिद्धांत नहीं पढ़े तो मनोविज्ञान का पेपर नहीं क्रैक कर पाएंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं की पहचान किसने करी? बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं जीन पियाजे ने। क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, इसलिए मैंने ऐसे भी लिख दिया। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। मैंने अभी ऊपर बताया कि निरंतर चलेगा तो निरंतर चलेगा भैया, सिंपल सी बात है।
प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक ने निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण माना है? अगर प्राथमिक स्तर, यह क्वेश्चन क्यों मैं ले रहा हूं? यह क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यह बहुविकल्पी में कई बार पूछा गया। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक या शिक्षिका को सबसे महत्वपूर्ण विशेष इसलिए माना गया है, उसकी विशेषता यह है कि उसमें अगर धैर्य है और दृढ़ता है तो वो जबरदस्त शिक्षक है। मतलब क्या है कि अगर वो धैर्य और दृढ़ता पूर्वक पढ़ाता है तो सारी चीजें बेहतरीन तरीके से स्कूल को अनवरत रूप से चला सकता है। क्योंकि अगर कोई भी बच्चे को आपको पढ़ाना है, अगर आपके अंदर धैर्य ही नहीं है, दृढ़ता ही नहीं है, आप अपने काम के लिए क्या दृढ़ ही नहीं है, संकल्पित नहीं है, तो फिर बच्चे को आप आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रखना। ठीक है, आगे बात करें। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र की बात करें, बाल्यावस्था में जैसे जैसे बच्चे आते हैं 5 से 12 साल की एज की स्टेज की बात करते हैं, इसमें बच्चे अपने ज्ञान को इतना उच्च शिखर तक ले जाते हैं कि उन्हें वजन में फर्क पड़ जाता है कि भाई 5 किलो ज्यादा होता है, 6 किलो ज्यादा होता है, संख्या 1 2 3 4 5 6 के बाद क्या आता है ना। तो ये सारी चीजें उनको पता चल जाती हैं। क्लियर? आगे बात करें, दूसरे वर्ष तक अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? तो जो दूसरा वर्ष होता है, पहले वर्ष को छोड़ के दूसरे वर्ष के जो अंत तक जो है, यानी तीसरे के स्टार्टिंग में दूसरे के अंत में बच्चे का जो शब्द भंडार है वो 100 शब्द की हो जाती है। यह बात याद रखिएगा। 26, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था में होता है, यानी स्टेज का नाम है 5 to 12 नाम है, यानी 5 से 12 स्टेज की बात करते हैं बाल्यावस्था। मैकडॉगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? मैकडॉगल के अनुसार जिज्ञासा की बात करें, 14 मूल प्रवृत्तियां दी हैं। इनके सिद्धांत को कहते हैं संवेगात्मक सिद्धांत। ठीक है ना। क्वेश्चन में कई बार आए कि संवेगात्मक सिद्धांत किसने दिया है? मैकडॉगल ने दिया है। ठीक है ना। क्वेश्चन में अगर आए कि कितनी मूल प्रवृत्तियां दी हैं? 14 दी हैं। क्वेश्चन में अगर आए कि मूल प्रवृत्तियों के जनक कौन है? तो मैकडॉगल है। मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा के संदर्भ में आपका संवेग कौन सा, इमोशंस कौन सा है? तो वो आश्चर्य है। ठीक है ना। भय का संवेग कौन सा है? तो मैं कहूंगा कि पलायन है। मेरी बात समझ रहे ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। 14 मूल प्रवृत्तियों को अच्छी तरीके से इन्होंने डिस्कस किया है। आगे बात करें, बाल्यावस्था होती है, जब क्वेश्चन में पूछा जाए बाल्यावस्था होती तो 12 वर्ष तक, जब क्वेश्चन में पूछा जाए शैशवावस्था होती है तो 5 वर्ष की बात करेंगे, जब किशोरावस्था पूछी जाए तो हम कितनी बात करेंगे? 18 वर्ष की बात करेंगे। तो याद रखना है तक होती है, तक का मतलब होता है उसका लास्ट पॉइंट, 5 से शुरू होकर 12 पर खत्म होती तो आंसर भी 12 तक जाएगा। ठीक है। आगे बात करें, शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? तो शारीरिक विकास का क्षेत्र है दोस्तों स्नायु मंडल है। यह बात आप याद रखिएगा। अच्छा, लाइक वाइक करते रहें जिससे यहां पर मोटिवेशन मिलता रहे, और हर बहन हर भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी बच्चे सब्सक्राइब करें। अपना शहर जरूर लिखें कि सुंदर किस राज्य से आते हैं आप। विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है, तो विवेचना रहित विचार की अवस्था 4 से 7 वर्ष मानी गई है। आंसर चला जाएगा 4 से 7 वर्ष के साथ। 31, बुद्धि का त्रिक सिद्धांत, किसने त्रिक सिद्धांत के रूप में इसको बांटा है, और वह त्रिक सिद्धांत कौन कौन से हैं? देखो, त्रिसिद्धांत और त्रितत्वों का सिद्धांत अलग है। बुद्धि का त्रिक सिद्धांत, त्रिक बिंदु का सिद्धांत, इसको याद रखना। त्रिक बिंदु का सिद्धांत किसने दिया है? स्टर्नबर्ग ने दिया है। त्रिक बिंदु में क्या क्या है? पहला है विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि। यह 3 प्रकार की बुद्धि है। बड़ा ध्यान से रखना इस क्वेश्चन को, बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है। क्लियर? आगे बात करें, 32, जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। आपको जो लगता है कि वीडियो अगर तेज है तो तुरंत आप उस क्वेश्चन को, समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत आप क्वेश्चन को क्या कर लें, आप लिख नहीं पा रहे हो, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। समझ में आने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अच्छी तरीके से यहां पर समझाने की कोशिश है। जीन पियाजे के संदर्भ में आपको मैं बता चुका हूं, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं को बांटा है, संवेदीगामक, मूर्त अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। इन्होंने कहा है कि बुद्धि जो है वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। अब क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है, ये किसने कहा है कि जो बुद्धि है वो वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है? तो आंसर क्या जाएगा? जीन पियाजे। मेरी बात समझ रहे ना? तो सिंपल सी बात आप याद रखिएगा। 33, अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। तो अल्फ्रेड बिने ने, पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? तो आप कहोगे भागों छोड़ो, शब्द की बात करें, बुद्धि को 4 शब्दों से मिलकर बनी है। सबसे पहले बुद्धि का जो सिद्धांत है वो एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? वह दिया है मिस्टर बिने ने। ठीक है ना। मिस्टर बिने ने दिया है, और इस सिद्धांत को कहा गया है निरंकुशवादी सिद्धांत, क्योंकि इन्होंने कहा है
इन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति में एक तरीके की बुद्धि होती है और इसमें काफी आलोचना हुई, तो इस सिद्धांत का नाम हो गया निरंकुशवादी सिद्धांत। अब समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। बुद्धि 4 शब्दों से मिलकर बनी है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। इन 4 शब्दों को ही बड़ा बेहतर तरीके से अल्फ्रेड बिने ने अपने पुस्तक में डिफाइन करा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। टर्मेन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इसका कोई जवाब ही नहीं है, ये क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि बार बार एग्जाम, टेट एग्जाम में क्रैक होने के लिए यहां पर आता है और बच्चे क्रैक नहीं कर पाते इस क्वेश्चन को। जब भी क्वेश्चन में आ जाए कि अमूर्त विचार, तो आंसर तुरंत टर्मेन मारना है, टर्मेन आंसर मारना है तुरंत, क्योंकि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है अमूर्त विचार, टर्मेन मारना है तो मारना है। बुद्धि अमूर्त विचार के बारे में सोचने की योग्यता है, यह कथन किसका है? टर्मेन ने कहा है। तो क्वेश्चन हमें हमेशा एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, ये किसने कहा है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। क्लियर? आगे बात करें 35। स्टर्न के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? तो स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है, केवल सामान्य योग्यता। तो सामान्य योग्यता, तो स्टर्न सा से स्टार्ट होता है और सा से सामान्य, जब सामान्य हो तो सामान्य योग्यता है, ठीक है ना, यह बात आप याद रखिएगा। और इधर क्या है? अमूर्त को मैंने मां से जोड़ लिया, अमूर्त को मैंने मां से जोड़ लिया और टर्मेन को मैंने मां से जोड़ लिया। मेरी बात समझ रहे ना? अमूर्त में भी बीच में मां आ रहा है और टर्मेन में भी बीच में मां आया है, आ रहा है, और ये भी रहा, देखिए ऊपर आ रहा है, ये भी रहा ऊपर आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि जहां पर अमूर्त आए वहां टर्मेन आना चाहिए, जहां पर सामान्य आए वहां स्टर्न होना चाहिए, ठीक है ना। सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। क्लियर है? थोड़े थोड़े पॉइंट को हम देख लेंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ऊपर रहा उड़ा है, ये उड़ा है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ऑप्शन को आपको चुनने में थोड़ी सी मदद मिल जाए। हो सकता है आप एग्जाम में बैठे हो और आपको याद आ जाए कि सर ने ये बताया था, है ना, तो बिल्कुल याद आ जाएगा। वकिंघम के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? तो वकिंघम के अनुसार बुद्धि जो है सीखने की शक्ति है, यह बात आप याद रखिएगा। आगे बात करें, वेस्लर के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? तो वेस्लर के अनुसार बुद्धि किसी कार्य करने की, एक तार्किक चिंतन करने की अवस्था है, वातावरण के साथ संयोजन करने की एक भूमिका प्रदान करती है। तो वेस्लर के अनुसार यह पूछा नहीं जाता है, लेकिन उन्होंने टाइप करके रखा है, हो सकता है मे भी एग्जाम में आ जाए। आगे बात करें 38। सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की होती है? बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन 3 प्रकार को किसने बांटा है? मिस्टर थॉर्नडाइक ने कहा है कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है, और इन 3 प्रकारों में यह कहा है कि अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि जिसको यांत्रिक बुद्धि कहते हैं, सामाजिक बुद्धि जैसे नेता की बुद्धि, ठीक है ना। जैसे नेता की बुद्धि क्या होती है? आपकी होती है सामाजिक बुद्धि, प्रधान की बुद्धि सामाजिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि कौन सी होती है? जैसे एक कवि हो गया, कल्पना करता है, देख नहीं सकता चीजों को, कल्पना करके लिख डालता है सब कुछ, है ना। मूर्त बुद्धि जैसे एक इंजीनियर की बुद्धि। मेरी बात समझ रहे हैं? जो आप बिल्डिंग बनाते देखते हो तो वो दिखता है आपको आंखों से, लेकिन जो कल्पना कर रहा है, नदी के किनारे बैठ के कवि कल्पना करता है, वो अमूर्त बुद्धि होती है। जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि एक कवि में कौन सी बुद्धि होगी, तो अमूर्त बुद्धि, एक इंजीनियर में मूर्त बुद्धि और एक नेता में सामाजिक बुद्धि। क्लियर है? सारे पॉइंट को क्लियर करेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं। यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? तो मैंने अभी ऊपर बताया आपको। यांत्रिक बुद्धि किसमें है? तो यांत्रिक बुद्धि है मूर्त बुद्धि में। तो आंसर भी क्या चला जाएगा साहब? मूर्त बुद्धि के साथ चला जाएगा। क्लियर? बहुत जबरदस्त। 40 नंबर, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। अच्छा, याद करने के लिए कैसे करेंगे? अच्छा, इसमें मैन आ रहा है। अच्छा ये बताओ, जानवर जो है, जानवर तर्क करेंगे, जानवर चिंतन करेंगे या आदमी चिंतन करेगा? तो एक तरफ जानवर है, एक तरफ मैन है, तो मैं कह सकता हूं कि आदमी चिंतन करेगा, न कि जानवर चिंतन करेगा। यही ट्रिक है। तो यार चिंतन जब भी आए तो हमें क्या करना है? स्पीयरमैन की बात करेंगे, है ना, तार्किक चिंतन। 41 नंबर, 41 से 50 नंबर को बहुत डीप में समझना है, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े हैं और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। क्या क्या हो सकता है, क्या क्या एग्जाम में ट्रेंड करेंगे ऑप्शंस में। बाल अपराध बनने का कारण क्या होता है? बाल अपराध, बच्चा अपराधी बन जाता है, आखिर कारण क्या है? बच्चा अपराधी बन जाता है, आखिर कारण क्या है? तो याद रखिएगा, पहला कारण है अनुवांशिकता। एक हेरिडिटी होती है जो बच्चे में जन्मजात होती है, यानी अगर उसके माता पिता पहले से हैं तो वो कहीं ना कहीं गुण उसमें से 2-3% या 10%, 20% आएगा। व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना, उसकी अपनी आवश्यकताएं ना पूर्ति हो पा रही, उसको कपड़े चाहिए, उसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए, ये खर्चा वो खर्चा, कहीं ना कहीं तब बन जाता है, सहारा लेता है। शारीरिक दोष है, ऐसे बालक हीन भावना से ग्रसित हैं। अगर उसकी कोई समस्या है, शारीरिक समस्या है, दूसरों से बच्चा अलग है, वो समाज में उसकी वैल्यू नहीं है, वो हीन भावना का ग्रसित हो जाता, तब बन जाता है, ठीक है ना। घर का वातावरण अशांत होना, घर का वातावरण आपस में झगड़े होते रहते हैं, पति पत्नी का झगड़ा, उसमें बच्चे सामने देखते हैं तो कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव पड़ता है और बाल अपराध की तरफ उन्मुख होते हैं।
कुसंगति का कारण होता है दोस्तों संगति, जो बच्चे होते हैं उनकी संगत खराब होती है, मित्र उसके अच्छे नहीं होते हैं, उनका हो जाता है। दादा दादी का अधिक लाड़ प्यार, दादा दादा का जो अधिक होता है, ग्रैंडफादर की बात करें, है ना, तो यहां पर अगर हम बात करें उनका जो है प्यार उनको बाल अपराध की तरफ उन्मुख कर देता है। स्तरहीन मनोरंजन, माता पिता का गरीब होना, पक्षपातपूर्ण व्यवहार और माता पिता का तलाक आदि। सिंपल सी बात है, सभी बच्चे जानते हैं। बाल अपराधियों के उपचार की क्या क्या यहां पर विधियां हैं, उपचार कैसे हो सकता है। पहला है मनोवैज्ञानिक विधि, एक है समाजशास्त्रीय विधि और एक है वैधानिक विधि। तीनों विधियों में से एक विधि या तीनों विधियों को साथ में यहां पर बच्चे के लिए उपचारित के रूप में आप दे सकते हो और सही तरीके से, बेहतरीन तरीके से बच्चे को बाल अपराध से मुक्त करा सकते हो। क्लियर, बहुत बढ़िया। 43, समस्याग्रस्त बालक कौन से होते हैं। तो समस्याग्रस्त बालक वो होते हैं जो बेबालक, जिनके व्यवहार में ऐसी कोई असामान्य बात नहीं होती है। असामान्य बात मतलब होती है कैसी वाली, अब मैं आपको बताऊंगा। जैसे जैसे आपके बैग में आपका दोस्त है, बगल में यहां पर बैठा है और यहां पर दोस्तों यहां पर आप बैठे हैं। आप चले गए थोड़े देर के लिए बाहर और आपके बैग से क्या उसने कॉपी निकाल ली, पेन निकाल लिया, अपने बैग में रख लिया, बगल वाले से भी निकाल लिया। ये समस्याग्रस्त बालक होते हैं। समस्याग्रस्त बालक कोई यहां पर अपने शरीर से नहीं समस्याग्रस्त होते हैं। समस्याग्रस्त बालक वो होते हैं जो आप चोरी करते हैं, जो लड़ाई करते हैं, छोटे बच्चों को परेशान करते हैं, वही समस्याग्रस्त बालक होते हैं। जैसे जैसे कक्षा में देर से आना, स्कूल से भाग जाना, बिल्डिंग को यहां पर कूद कर भाग जाना, कक्षा में अधिक बातें करना, अधिक क्रियाशीलता होना, गृह कार्य करके ना लाना, कक्षा में पढ़ाई में ध्यान ना लगाना, ये समस्याग्रस्त बालक है। मेरी बात समझ रहे ना, सारी चीजें आपको समझ यहां पर पता चल गई, बहुत बढ़िया। 44 कह रहा है समस्याग्रस्त बालकों की समस्या शिक्षक द्वारा कैसे दूर की जा सकती है। शिक्षक को चाहिए कि ऐसे बालकों को अलग अलग बिठाएं और सबसे अलग बिठाएं, सबसे आगे बिठाएं। अब अलग अलग बिठाने का मतलब नहीं है कि कक्षा के बाहर बैठा लें। अलग अलग बिठाने का मतलब यह है कि समावेशी शिक्षा का भी मुझे ध्यान रखना है। थोड़ी दूर का फैसला और कहीं ना कहीं सबसे आगे बिठाना चाहिए कि भाई पीछे से जो है बच्चा बैठता है तो वो कहीं ना कहीं परेशान करेगा। अब भाई वो तो यार एक शिक्षक है, वो बोर्ड की तरफ ध्यान दिए हैं और पीछे से जो बच्चा बैठे हैं, 4 बच्चे बैठे हैं, समस्याग्रस्त बच्चे हैं, वो आगे वाले को भाई घंटा पे जड़ रहे हैं और टीचर भी नहीं देख पा रहा, तो उसको सबसे पहले आगे बैठाना चाहिए। शिक्षक को स्वयं बालकों की समस्या का कारणों का पता लगाना चाहिए, क्या समस्या है उसका निदान करना चाहिए। शिक्षक को ऐसे बालकों के घर जाना चाहिए और उनकी समस्या का पता लगाना चाहिए, अभिभावक से बात करनी चाहिए, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, सारी चीजें सुननी चाहिए। गिलफोर्ड ने सृजनात्मक की बात करी, आपने सभी जाना, लेकिन क्वेश्चन में यह कह रहा है कि गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के 4 तत्व बताए हैं। वो सृजनशीलता के 4 तत्व कौन से हैं? एक है लोचशीलता, एक है मौलिकता, एक है अपसारीशीलता, एक है केंद्राभिमुख। हम गिलफोर्ड का आपको एक बेहतरीन तरीके से वीडियो ले आएंगे जिसमें गिलफोर्ड चिंतन के संबंध में क्वेश्चन आपके आते हैं। गिलफोर्ड ने एक त्रिविमीय सिद्धांत दिया है, क्या बताओ जल्दी से, त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया है, फटाफट बताओ। बिल्कुल दिया है, तो गिलफोर्ड का एक वीडियो आएगा, यानी गिलफोर्ड का सिद्धांत जो बुद्धि का सिद्धांत है, त्रिविमीय सिद्धांत, वो हम बताएंगे आपको। फिलहाल आगे बात करें 46, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। वैज्ञानिक गुड ने सृजनशीलता के कितने तत्व बताए हैं? तो वैज्ञानिक गुड ने सृजनशीलता के 5 तत्व बताए हैं। पहला क्वेश्चन ये हो गया। 5 तत्व कौन कौन से हैं? मौलिकता, अनुकूलता, विचारात्मक, विचारों का सहस्त्र और लोथशीलता और विविध। ये आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन यहां से नहीं बनेंगे, बस इतना याद रखना है कि वैज्ञानिक गुड ने सृजनशीलता के, क्रिएटिविटी के कितने तत्व बताए हैं? 5 बताए हैं। और वैज्ञानिक गिलफोर्ड ने कितने तत्व बताए हैं? 4 तत्व बताए हैं। ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। क्लियर है? आगे बात करें 47। सृजनशीलता की बात करें तो क्रिएटिविटी बराबर होता है मौलिकता प्लस उपयोगिता, लेकिन यहां पर देख लेते हैं क्या है। सृजनात्मक में प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? मौलिकता। मौलिकता का मतलब होता है जो आप एक दूसरे से अलग करते हो, नवीनता, है ना, क्रिएटिव बच्चा करता है। लोचनशीलता, विस्तार करने की क्षमता, और विभिन्नता, दूसरों से अलग करने की क्षमता, है ना, सिंपल सी बात है भाई। सृजनात्मक बच्चा कौन सा होगा? जो दूसरों से अलग करे, एक क्रिएटिव बच्चा हो, एक क्रिएटिव चाइल्ड हो, तो सिंपल सी बात कह सकते हैं। आगे बात करें 48। सृजनशील बालकों की विशेषता क्या क्या है? सृजनशील बालकों की विशेषता क्या क्या है? तो सृजनशील बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। सृजनशील बालक में उच्च महत्वाकांक्षा वाले होते हैं। सृजनशील बालक के विचार उच्चात्मक होते हैं, व्यापक होते हैं। सृजनशील बालक संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है और सृजनशील बालकों में एकाग्रता पाई जाती है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि हमारा मतलब यह है कि 50 क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से कम समय में, यहां पर आपके भी पास समय कम है और मेरे पास भी समय कम है, कम समय के अंदर पूरी तरीके से यहां पर अंजाम दिया जाए।
लास्ट के दो प्रश्न आपके सामने है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा है? तो अरस्तु महोदय ने कहा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह अरस्तु महोदय ने कहा है। और क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों, हमने वीडियो को बिल्कुल खत्म कर लिया है कि बालक के सामाजिकरण की पहली पाठशाला कौन सी होती है। दोस्तों ऐसी ही वीडियो आपको 50-50 क्वेश्चंस में पूरा निचोड़ करवा देंगे, टेंशन किस बात की। 50-50 क्वेश्चंस में निचोड़ करवा देंगे। तो बताओ, एक टॉप लेवल के अगर आप 4 भी वीडियो देख लेते हो तो 200 क्वेश्चन हो जाते हैं। और 200 क्वेश्चन में मनोविज्ञान कहां जाएगी आपको पता है? एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। बालक के सामाजिकरण की पहली पाठशाला कौन सी होती है? तो पहली पाठशाला होती है घर एवं परिवार की, दूसरी पाठशाला होती है खेल का मैदान, और तीसरी पाठशाला होती है स्कूल। याद रखिएगा दोस्तों, यह क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ऐसे यहां पर दोस्तों बोर्नवीटा साबित होंगे कि एग्जाम को क्रैक करने में नहीं, एग्जाम का तांडव हो जाएगा। लव यू गाइस दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नीचे आपको टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एग्जाम को क्रैक करना। अगर एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, शिक्षक या शिक्षिका मात्र बनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ दूसरा काम है, सबसे पहले नीचे लिंक में आपको क्लिक करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। सर्च करना है टेलीग्राम के लिए GURUJI आपने सभी बच्चों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, और चैनल को शेयर इतना करें कि सभी बच्चे शिक्षक या शिक्षिका की एक सीट जरूर प्राप्त कर लें, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या हम और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। लव यू गाइस, उम्मीद करते हैं कि आपके सारे दुख सभी सुख में बदल जाएंगे, क्योंकि सिलेक्शन की एक दरकिनार, यहां पर दरकिनार की बात करती है सरकार, लेकिन हम दरकिनार की बात करते हैं। ठीक है ना? वंदे मातरम। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी।